वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वाराणसी को देंगे तरक्की का तोहफा। काशी में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संग बुनियाद। रायसेना डायलॉग के नवे एडिशन का आज आखिरी दिन। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर एक पैनल बहस में अमन और सलामती पर करेंगे तबादले ख्याल। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला लोकसभा के साबिक स्पीकर मनोहर जोशी का 86 साल की उम्र में इंतकाल। दिल का दौरा पड़ने के बायस अस्पताल में कराया गया था दाखिल। मईशत के महाज पर अच्छी खबर। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म जेल्फियर ने की पेशगोई। साल 2027 तक हिंदुस्तान बन जाएगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को 2 साल मुकम्मल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा G20 ममालिक चाहते हैं रूसी जाहिरियत रोककर अमन। अमरीका रूस पर लगाएगा नई पाबंदियां। और खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड के दरमियान चौथा टेस्ट आज से रांची में होगा शुरू। भारत को सीरीज हासिल है बर्तरी हासिल है 2-1 की। अब भारत नाकाबिले तस्खीर सबकत हासिल करने के इरादे से उतरेगा मैदान पर। आदाब 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। वाराणसी और उसके आसपास के इलाकों की बहाली की तरफ एक कदम के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म आज 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इससे वाराणसी में सड़क, सनत, सियाहत, टेक्सटाइल और सेहत के शोबों को जबरदस्त फरोग मिलेगा। जानते हैं वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की तफसील। अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी के दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म जुमे को 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह संगे बुनियाद रखेंगे। वाराणसी के रोड कनेक्टिविटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म घाघरा ब्रिज वाराणसी सेक्शन को 4 लेन करने समेत कई सड़क प्रोजेक्टों का इफ्तिताह संगे बुनियाद रखेंगे। NH 233 के सेवापुरी में बॉटलिंग प्लांट का संग बुनियाद रखेंगे। खित्ते में सनती तरक्की को तहरीक देने के लिए एग्रो UPSIDA एग्रो पार्क में बनारस काशी संकुल मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, खरखिया UPSIDA जी बॉटलिंग प्लांट पार्क खरखिया और सिल्क टेक्सटाइल प्रिंटिंग में मुख्तलिफ बुनियादी ढांचे का भी इफ्तिताह करेंगे। हमारी करीब 36 परियोजनाएं हैं जो 14,000 करोड़ की होती हैं, जिनका लोकार्पण शिलान्यास होना है। और मुख्य रूप से लोकार्पण की ही परियोजनाएं ज़्यादा हैं, जिनमें 23 परियोजनाएं हैं वो 10,900 करोड़ रुपए की होती हैं। पिछले गत वर्षों में जो भी परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने रखी थी उनका उद्घाटन का समय आ गया है। तो कुल मिला के 33 जो प्रोजेक्ट हैं उस पर नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट हैं, जिनसे वाराणसी की कनेक्टिविटी आसपास के जो जनपद हैं उनसे अच्छी हो सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म BHU के करीब सैर गोवर्धनपुर में संत गुरु रविदास जन्मस्थली मंदिर के करीब रविदास पार्क में संत रविदास के नए नस्ब शुदा मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। वो संत रविदास की जाए पैदाइश के इर्द गिर्द तकरीबन 32 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे और तकरीबन 62 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास म्यूजियम पार्क की खूबसूरती का संगे बुनियाद रखेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ का एक 50 करोड़ रुपए से लागत का उन्होंने शिलान्यास किया था। वो प्रोजेक्ट अभी बनकर तैयार हो गया है। मंदिर में आने वाली अकीदतमंद PM के आने से काफी खुश हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री है, उनका हार्दिक स्वागत है हमारा वाराणसी में। ऐसा ही राजा होना चाहिए देश में जो अपने पूर्वजनों की जन्मस्थली के ऊपर ऐसा अवसर पर वो इसका प्रतिमा का उद्घाटन करने आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इसी अमूल प्लांट का इफ्तिताह करेंगे, जिसका संग बुनियाद उन्होंने 2 साल कबल 23 फरवरी को रखा था। बनारस डेयरी के चेयरमैन शंकर चौधरी ने खुसूसी तौर पर यह अमूल प्लांट DD न्यूज को दिखाया और बताया कि यहाँ किस तरह वज़ीर-ए-आज़म का विजन पूरा हो रहा है। पूर्वांचल में दूध क्रांति हो और यहाँ के किसान महिला आत्मनिर्भर बने, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था और ये संकल्प अभी साकार होने जा रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म वाराणसी में कई शहरी तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वाराणसी की खूबसूरती के लिए कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे, जिनमें तालाबों की बहाली और पार्कों की असर नौ तामीर और डिजिटल नक्शा और डेटाबेस के डिजाइन और तरक्की के मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म वाराणसी में सियाहत और रूहानी सियाहत से मुतालिक कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। इन प्रोजेक्टों में पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के साथ 10 रूहानी सफर और पावन पाथ पर 5 स्टॉप्स पर अवामी सहूलियात के लिए इलेक्ट्रिक कीटामारान तामीर, वाराणसी और अयोध्या के लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जहाज का आगाज और 7 चेंज रूम फ्लोटिंग और 4 कम्युनिटी जेटी शामिल हैं। इलेक्ट्रिक कीटामारान सब्ज तवानाई के 13 कम्युनिटी IWAI के इस्तेमाल के साथ गंगा में सियाहत के तजुर्बे को बढ़ावा देगा। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ शहरों में घाटों और बलिया में तेजी से कॉन्ट्रेंट खोलने के तरीक़ेकार का भी संग बुनियाद रखेंगे। वाराणसी के मशहूर टेक्सटाइल का संग बुनियाद NIFT सेक्टर को फरोग देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का संग बुनियाद रखेंगे। ये नया इदारा टेक्सटाइल के शोबे में तालीम और तरबियत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। सेहत के बुनियादी ढांचे को बढ़ाते हुए वज़ीर-ए-आज़म वाराणसी में एक नए मेडिकल कॉलेज का संग बुनियाद रखेंगे। वो BHU में नेशनल सेंटर ऑन एजिंग का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम फेज 1 और डिस्ट्रिक्ट राइफल शूटिंग रेंज का इफ्तिताह करेंगे, जो शहर में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की जानिब एक अहम कदम है। वज़ीर-ए-आज़म बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आज़ादी ऑडिटोरियम में तकसीम इनामात की तकरीब में काशी संसद आलमी मुकाबला, काशी संसद फोटोग्राफी मुकाबला और काशी संसद संस्कृत मुकाबले के फातिहीन को इनामात पेश करेंगे। वाराणसी से हरिकेश और शैलिन मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज़ उर्दू खबरें। DD न्यूज़ ने वाराणसी के डिविजनल कमिश्नर कौशल राज शर्मा के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के वाराणसी के दौरे पर खुसूसी बातचीत की। मैं इस वक्त काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हूं और मेरे साथ है वाराणसी के आयुक्त। आइए मुझसे बात करते हैं और जानते हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वाराणसी का आगमन है उसको लेकर हमारे 3 साइट्स पे कार्यक्रम है और सारी ही साइट्स के कार्यक्रम की तैयारियां हमारी पूरी लगभग हो चुकी हैं। आज उनका आगमन है, उसके बाद जो कार्यक्रम है वो केवल 23 तारीख को ही हैं। तो कल सुबह जो प्रातः 10 बजे कार्यक्रम शुरू होंगे वो लगभग 3:30 बजे तक चलेंगे। उसी की फर्स्ट साइट जो यहाँ पे BHU का स्वतंत्रता सभागार है वहां हम खड़े हैं। तीनों साइट्स की प्रिपरेशन अंतिम चरण में है और लगभग चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं। हर बार जब प्रधानमंत्री आते हैं तो कुछ ना कुछ वाराणसी को देकर जाते हैं। इस बार बनास डेयरी वो समर्पित करने जा रहे हैं, तो कितना गर्व होता है आपको वाराणसी के आयुक्त के तौर पर और वाराणसी के वासी होने पे? वाराणसी को तो देखा जाए तो लगभग 30,000 करोड़ की सौगात ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी दे चुके हैं। अब की बार का जो भी कार्यक्रम है उसमें हमारे 35 प्रोजेक्ट हैं और उन 35 प्रोजेक्ट में लगभग 13,000 करोड़ की धनराशि इन्वॉल्व है। तो काशीवासी होने के नाते और यहाँ के अधिकारी होने के नाते बड़ा गर्व महसूस होता है कि इतने कार्यों से जुड़ा होने का मौका मिलता है। इसमें लगभग सभी विभाग के कार्य इन्वॉल्व रहते हैं, तो उतने विभागीय एक्सपोजर भी मिलते हैं और इतनी वैरायटी का काम है। जैसे हम देखें कि जो हमारे लोकार्पण हो रहे हैं प्रोजेक्ट, उनमें 4 बड़े नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट हैं, उससे वाराणसी की कनेक्टिविटी डेवलप होगी। इसी के साथ यहाँ पे अमूल का एक बहुत बड़ा प्लांट है जो 2 साल पहले उन्होंने ही शिलान्यास किया है। उसमें लगभग 1 लाख लोगों को डायरेक्ट मिल्क सप्लाई करने का मौका मिलेगा, किसानों की इनकम डबल होगी। इसी के साथ हमारे शहर की वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट हों, चाहे एक इलेक्ट्रिक कैटामैरान लॉन्च करने का प्रोजेक्ट हो, चाहे हमारे शहर के और सड़कों के, स्ट्रीट लाइट्स के या बाकी अन्य स्थापना के कार्य हों, इसी के साथ हिंदुस्तान पेट्रोलियम का LPG बॉटलिंग फिलिंग प्लांट हो, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये पिछले 2-3 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही शिलान्यास किए गए थे। तो खुशी की बात यह है कि यहीं पे इनको लोकार्पित होते हुए देखना अपने आप में गर्व की अनुभूति होती है और अच्छा महसूस होता है जब लगता है कि इस प्रोजेक्ट से हम लोग भी जुड़े रहे हैं और कहीं ना कहीं सबकी मेहनत से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के द्वारा ये हमारे माध्यम से संपन्न हो रहे हैं। तो जैसे कि आपने सुना आयुक्त से कि बहुत गर्व की बात है वाराणसी के लिए और सौगातों का पिटारा लेकर प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं और हर बार की तरह वाराणसी और पूर्वांचल के विकास के लिए ये दौरा भी अहम होगा। कैमरामैन SP दुबे के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, DD न्यूज़, वाराणसी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में संत रविदास की जाए पैदाइश का दौरा करेंगे और उनके 25 फीट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। वो सड़क को चौड़ा करने और रविदास मंदिर से मुताल्लिक इमारत का भी इफ्तिताह करेंगे। हमारे नामानिगार शैलिन मिश्र ने संत रविदास की जाए पैदाइश पर मौजूद लोगों से बातचीत की।
हम मौजूद हैं संत रविदास के जन्म स्थान पर, जहां पर हम देख रहे हैं कि देश भर से तमाम लोग यहां आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं मत्था टेकने। तमाम लोग जो आए हैं, पंजाब से आप लोग आए हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप लोगों को क्या कहना है? अच्छी बात है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं गुरुदास महाराज जी के मंदिर में, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। बस जय गुरुदेव। हमारे गुरु का गुरु स्थान है, बहुत अच्छा है। हम अब बड़ी श्रद्धा के साथ आए हैं मत्था टेकने। जय गुरुदेव। नरेंद्र मोदी जी का जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनका हार्दिक स्वागत है हमारा वाराणसी में, और हमको बहुत खुशी है वो इधर आ रहे हैं नमस्कार करने के लिए, इसलिए उसका हार्दिक स्वागत है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, क्यों रहने के लिए धर्मशाला भी होनी चाहिए, सहूलतें भी होनी चाहिए, तो हमको बहुत खुशी है यहाँ आके, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। मोदी साहब जो यहाँ के कार्यकाल को मतलब संभाल रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा ही राजा होना चाहिए देश में जो अपने पूर्वजनों की जन्मस्थली के ऊपर ऐसा अवसर पर वो इसका प्रतिमा का उद्घाटन करने आ रहे हैं। और पिछले साल जब बोल के गए थे, हमें बड़ा खुशी हुआ, और देश विदेश में उसका बड़ा अच्छा प्रचार हुआ कि भी हाँ मोदी साहब ये करके गए हैं। जो कि कलकत्ता रोड से जन्म स्थान के पास जो ये रोड आ रहा है, उसने बोला था भी हमें रिंग रोड बनाएंगे। चलो, उसने बहुत हर साल की तरह बहुत ही अच्छे तरीके के इस रोड को चौड़ा किया, और जो उधर वो 10-12 किले श्री गुरु रविदास महाराज की पार्क के नाम से उन्होंने दिए थे, बोला था, उसमें भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। बहुत ही अच्छा लगा। मैं भी 5 साल बाद अब दोबारा फिर दर्शन करने आया, और जो 5 साल आज पहले डिमांड की थी हमारी साध संगत ने जी, भाई मोदी साहब को, योगी साहब को, भाई जगह की प्रॉब्लम है, और वो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो हल हुई है, और हमारे को बड़ी खुशी है जी। और मोदी साहब आ रहे हैं इसके लिए, और आपके चैनल राही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास की जन्म स्थान पर आ रहे हैं, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि जहां श्रद्धालु आ रहे हैं, इस बात को जान रहे हैं, उनमें इस बात को लेकर खासा उत्साह है। कैमरामैन मोंटी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। किसान तंजीमों ने दिल्ली की तरफ मार्च करने के सिलसिले में सरकारी इमलाक को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब हरियाणा पुलिस नुकसान की तलाफी के लिए मुजाहिरीन की जायदाद जब्त करेगी, साथ ही बैंक अकाउंट्स भी जब्त कर लिए जाएंगे। इसके अलावा अंबाला पुलिस ने किसान लीडरों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत कार्रवाई का ऐलान किया है। पुलिस ने कहा कि किसान लीडरों के उकसाने पर किसान शंभू बॉर्डर पर पथराव कर रहे हैं, उसकी वजह से 30 फौजी जख्मी हुए हैं, और एक पुलिस एहलकार को ब्रेन हैमरेज हुआ है, और 2 की मौत हो गई है। पुलिस ने कहा कि कई किसान लीडर दिल्ली मार्च के एहतजाज में सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं, वो अमन व अमान को खराब करने का काम कर रहे हैं। इंटरनेट मीडिया के जरिए इश्तियाल अंगेज तकारीर करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुजरिमाना सरगर्मियों को रोकने और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इंतजामिया किसान तंजीमों के ऐसे अहदेदारों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर रही है। मरकजी हुकूमत ने गन्ने की मुनासिब कीमत में 8% फी क्विंटल का इजाफा किया है। साल 2023-24 के लिए गन्ने की मुनासिब कीमत 315 रुपये फी क्विंटल थी, जिसे अब बढ़ाकर 340 रुपये फी क्विंटल कर दिया गया है। काबीना के फैसले से किसानों में ज़बरदस्त खुशी है। हुकूमत ने एहतजाज करने वाले मुसलमानों से अमन बरकरार रखने की अपील की है। हुकूमत ने कहा है कि वो किसानों के मसाइल के हल के तईन बातचीत के लिए हमेशा से तैयार हैं। मरकजी मोदी हुकूमत मुल्क के करोड़ों किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए मुसलसल पाबंद अहद है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने चीनी के सीज़न 2024-25 के लिए गन्ने की FRP में 8% इजाफा किया है और उसे 340 रुपये फी क्विंटल मुकर्रर किया है। इस फैसले से गन्ना पैदा करने वाले किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो मोदी सरकार ने किसानों के लिए गन्ने का जो न्यूनतम मूल्य 340 रुपये किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, और अपने देश की जनता किसान बहुत प्रसन्न है, और मोदी सरकार के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। सरकार द्वारा जो आज कैबिनेट में गन्ना किसानों के लिए जो रेट निर्धारित किए हैं, इससे सभी किसान खुश हैं, और आने वाले समय में और जिस मूल्य से 340 रुपये मूल्य से जो खरीदी की जाएगी, उससे सभी को फ़ायदा मिलेगा किसानों को, और हम इस फैसले से सहमत हैं। और
मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। जो आज सूचना प्रसारण मंत्री ने जो जारी किया है कि किसानों के हित के लिए गन्ने की जो खरीदारी है उसमें 340 रुपये प्रति क्विंटल जो उन्होंने बढ़ोतरी की है कि किसानों को उनकी जो आर्थिक है उस आर्थिक स्थिति है उसको लेके जो 340 रुपये प्रति क्विंटल जो बढ़ोतरी की है उनने खरीदी पे निर्धारण किया है, उसको लेके किसानों के मन में काफ़ी अच्छी खुशी दिख रही है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला लोकसभा के साबिक स्पीकर मनोहर जोशी का इंतकाल हो गया है। उन्होंने मुंबई के एक प्राइवेट अस्पताल में आखिरी सांस ली। मनोहर जोशी 2 दिसंबर 1937 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के नंदवी गांव में पैदा हुए। मनोहर जोशी को मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत जुबानों पर उबूर हासिल था। मनोहर जोशी ने 1967 में सियासी जिंदगी की शुरुआत की। मनोहर जोशी 1978 से 1970 के दौरान मुंबई के म्युनिसिपल काउंसिलर थे और 1970 में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के कानून साज असेंबली के रुकन भी रह चुके हैं। 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के वजीर आला रहे। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पहले गैर कांग्रेसी वजीर आला थे। 1999 के लोकसभा इंतखाबात में मुंबई की शुमाल बस्ती सीट से रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए। 13वीं लोकसभा के दौरान अटल बिहारी काबीना में शामिल रहे। मनोहर जोशी 2002 से 2004 तक लोकसभा के स्पीकर भी रहे। आज रायसीना डायलॉग के नवे एडिशन का आखिरी दिन है। 21 फरवरी से दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जारी इस सालाना कॉन्फ्रेंस में दुनिया के कई ममालिक के वज़राए ख़ारजा शिरकत कर रहे हैं। इस बार प्रोग्राम का थीम चित्तौड़गढ़ जद्दोजहद, मुकाबला, ताउन, तामीर है। आज रायसीना डायलॉग में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर एक पैनल डिस्कशन में अमन और सलामती पर तबादला ख्याल करेंगे। मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर सुकांत मुजमदार ने संदेश खाली के मसले पर गवर्नर सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की और अपने साथ होने वाली बदसलूकी के बारे में बताया। सुकांत मुजमदार को कल संदेश खाली पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज करने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया था। गवर्नर से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि रियासत में दफ़ा 144 सिर्फ बीजेपी पर नाफिज है। 144 अभी सिर्फ बीजेपी के लिए ही लगा हुआ है, क्योंकि टीएमसी के एमएलए तो 50 लोग लेके घूम रहे हैं इधर उधर, उनके लिए तो 144 नहीं है। इट्स ए पार्शियल 144, ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ बीजेपी वर्कर्स एंड बीजेपी लीडर्स। फॉर अदर्स, स्पेशली फॉर तृणमूल कांग्रेस, इट इज नॉट एप्लीकेबल। तीनों भाई वहाँ पे जमींदारी चलाते थे, वहाँ के बादशाहत चलाते थे और लोगों के ऊपर इतना अत्याचार आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी व्यवस्था वहां पे तैयार करके रखी है तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने, कोई आवाज नहीं उठा सकता था। आज जाके महिलाएं आवाज उठा रही। इलेक्शन कमीशन की टीम तमिलनाडु में लोकसभा की तैयारियों का जायजा लेने कल चेन्नई पहुंची। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की क़यादत में आला हुक्काम की एक टीम तमिलनाडु में लोकसभा की 39वीं नशस्तों के लिए इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेगी। इलेक्शन कमीशन की टीम आज मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेगी। वो जिला कलेक्टर्स और पुलिस सुपरिटेंडेंट के साथ भी मीटिंग करेंगे। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक रियासतों के पुलिस नोडल अफसरान इलेक्शन कमीशन के सामने अपना प्रेजेंटेशन देंगे। कमीशन चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से भी मुलाकात करेगा। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने जुमेरात को मुल्क के अखबारात के ऑनलाइन पोर्टल, नए मीडिया विंग और डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम का आगाज़ किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब मुल्क के तमाम HCOs के लिए पोर्टल पर रजिस्टर होना लाजमी होगा। रजिस्ट्रेशन का अमल 31 मार्च से पहले मुकम्मल करना होगा। आधार कार्ड की तर्ज पर तमाम मकामी केबल ऑपरेटर्स को एक रजिस्टर्ड नंबर दिया जाएगा। मदरसा दारुल उलूम देवबंद की जानिब से ग़ज़वा हिंद को जायज़ करार देने का फतवा
जारी किया गया है। दारुल उलूम देवबंद ने अपनी वेबसाइट के जरिए ग़ज़वा-ए हिंद को इस्लामी नुक्ते नज़र से दुरुस्त करार देते हुए फतवा जारी किया है। फतवे में लिखा है कि ग़ज़वा-ए हिंद में शहीद होने वाले अजीम शुहदा होंगे। इस मामले का नोटिस लेते हुए बच्चों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के कौमी कमीशन ने सहारनपुर के डीएम और एसपी को FIR दर्ज करने का नोटिस दिया है। नोटिस में कहा गया है कि ये एक मुल्क मुखालिफ फतवा है जो इस्लामी नुक्ते नज़र से हिंदुस्तान के खिलाफ जंग को जायज़ करार देता है। आलमी सरमायाकारी की मुशावरती फर्म जेफरीज ने हिंदुस्तानी मईशत और सरमायाकारी के लिए एक पुरउम्मीद नुक्ता नज़र पेश किया है। आलमी सरमायाकारी की मुशावरती फर्म जेफरीज के अंदाज़ों के मुताबिक हिंदुस्तान साल 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। फर्म जेफरीज के मुताबिक पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान में बुनियादी ढांचा जाती इस्लाहात हुई हैं। हिंदुस्तान की मईशत अगले 4 सालों में $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। फर्म जेफरीज ने कहा कि हिंदुस्तान 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा और ये कि सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत के तौर पर हिंदुस्तान की हैसियत बरकरार रहेगी। साल 2030 तक हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। फिलहाल हिंदुस्तान की मार्केट अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद दुनिया में 5वें नंबर पर है। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान की GDP में 7% CAGR की तरक्की देखी गई है। भारत की मार्केट कैपिटलाइजेशन 2030 तक $10 ट्रिलियन तक पहुंचने की तवक्को है। जमीन से बहुत दूर चांद पर अब पहली कमर्शियल लैंडिंग हुई है। अमेरिकी कंपनी इनोवेटिव मशीन्स ने यह कारनामा दिखाया है। इनोवेटिव मशीन्स का नोवा सी लैंड चांद पर पहुंच गया है, जिसके रॉकेट को ऑडिसिकस खलाई जहाज का नाम दिया गया है। इनिशिएटिव मशीन्स चांद पर उतरने वाली पहली तिजारती कंपनी बन गई है। काबिल जिक्र है कि यह हिंदुस्तान के चंद्रयान 3 के बाद चांद की सतह पर पहुंचा है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़ों को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा कम होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इधर दुनिया भर के रहनुमा दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने G20 वज़राए ख़ारजा के इजलास के बाद रियो डी जेनेरो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि तमाम G20 ममालिक चाहते हैं कि रूसी जाहरियत का खात्मा हो और अमन कायम हो। यूक्रेन पर रूस के हमले की दूसरी बरसी के मौके पर अमेरिका 500 से ज़्यादा अहदाफ पर पाबंदी आयद करने वाला है। नायब अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया कि पाबंदियों की तवज्जो रूसी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और तीसरे ममालिक की कंपनियों पर होगी जो रूस को सामान के हुसूल में मदद कर रही हैं। और नाज़रीन, अब पेश है अखबारात का जायज़ा। जायजा लेते हैं दिल से शाये उर्दू रोजनामों का। सबसे पहले नजर डालेंगे रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सफ़े अव्वल पर। शाह सुर्खी इस तरह है, सत्यपाल मलिक के मकान और दफ्तर पर CBI के छापे, 2 फाइलों की मंजूरी के लिए रिश्वत की पेशकश का मामला, CBI की 2 माह में दूसरी कार्रवाई, साबिक गवर्नर का सख्त रद्द-ए-अमल। इसी अखबार की दूसरी खबर की सुर्खी इस तरह है, हलाल सर्टिफिकेशन मामला, मौलाना महमूद असद मदनी से STF की पूछताछ। और मज़कूर अखबार की इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी खबरों में 2 खबरों की अहम खबर की सुर्खियाँ इस तरह हैं, सऊदी अरब का G20 सरबराह इजलास के मौके पर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने G20 ग्रुप के वज़राए ख़ारजा के इजलास के पहले रोज़ कल बुध को गजा में जारी जंग बंदी के लिए फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। और चौथी खबर की सुर्खी इस तरह है, बैनुल-अक़वामी कानून की पाबंदी सबके लिए यकसन तौर पर लाजिम। मुत्तहिदा अरब अमारात की अदालत इंसाफ में इसराइली कब्जे के खिलाफ दलाइल। बैनुल-अक़वामी कानून की पाबंदी सबके लिए यकसन तौर पर लाजिम है, कानून का सब पर इतलाक़ होना चाहिए। यह मौक़िफ़ मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से बुध के रोज़ बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में पेश किया गया है। जायज़ा लेते हैं रोज़नामा सहाफ़त का, जिसने अपने
सफ़े अव्वल पर अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है, दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म। NCPCR की जानिब से जिला हुकाम को आलमी शोहरत याफ्ता दीनी दरसगाह के खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत। मज़कूर अखबार की अहम खबर की सुर्खी इस तरह है, उर्दू विरासत मेला 2024 के तहत उर्दू अकादमी दिल्ली के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा जश्न। उर्दू का शानदार आगाज़, पहले दिन किस्सा गोई, सोज साज, दास्तान गोई और वारसी ब्रादर्स की मशहूर कुन आवाज़ में कव्वाली पर झूम उठे शायकीन। और आखिर में जायज़ा लेंगे, इसी खबर पर अखबारात का जायजा खत्म करते हैं और बढ़ते हैं अगले खेल की खबरों की तरफ। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट मैच आज कराची में खेला जाएगा। हिंदुस्तान को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल है, इसलिए टीम इंडिया की नज़र रांची टेस्ट जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होंगी। भारतीय टीम में बुमराह को आराम दिया गया है। इस मैच में इंग्लैंड के लिए करो या मरो की सूरत हाल होगी। इंग्लैंड की टीम चौथा टेस्ट जीतकर सीरीज में वापस आना चाहेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। और 9 बजे के खबरनामे को यहीं ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, आदाब।